नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आरजे याकूब, रेडियो मस्ती श्री गंगानगर से। आज मेरे साथ में मौजूद हैं, मेरे समक्ष मौजूद हैं एक ऐसे इंसान जो कि सामाजिकता के लिए, समाज के लिए प्रसिद्ध हैं और बड़ा ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। नाम है इनका राजेंद्र आलसिखा और इनके एक एनजीओ चला रहे हैं। मैं पहले बता दूं, एनजीओ का नाम है भगत सिंह रेस्क्यू टीम श्री गंगानगर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो में। थैंक यू सर, सो मच। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने एनजीओ जो आप श्री गंगानगर में चला रहे हैं, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? कैसे पहला ख्याल आया कि यार समाज के लिए काम करना चाहिए? सर, ये मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था जब ये ख्याल आया था जी। तो मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था 2021 में। जी सर, उनके बचने के 99% चांस नहीं थे। जी सर, जब हमारे को ख्याल आया था, रात को हम बैठे थे, मैं और एक सनी अरोड़ा थे जी। रात को करीब 12 बजे का टाइम था, जब हम ऐसे बात कर रहे थे। मैंने उसको बोला, यार भाई बचेगी नहीं बचेगी? वो बोल रहा है, यार भाई बचेगी, भगवान पे विश्वास रख। मैंने कहा, यार विश्वास तो है। वो बोल रहा है, यार उसकी सिस्टर एडमिट थी वहीं उसी हॉस्पिटल में, उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो बोल रहा है, यार बच गई ना, अपने अच्छे काम करेंगे। मैंने कहा, ठीक है भाई, अच्छे काम तो मैंने ही बहुत किए हैं, अब और करेंगे आगे से। बाद में भी रात निकल गई, बाद में वाइफ का कुछ बढ़िया ठीक हो गई, ठीक थी। उसके बाद में ना वाइफ को जैसे छुट्टी मिल गई, हम घर पे आ गए। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने शुरुआत कर ली, स्टार्टिंग की ब्लड डोनेट से। अच्छा, ब्लड डोनेशन, ठीक है। कहीं भी किसी को जरूरत हो ब्लड डोनेट की तो हम ब्लड डोनेट करवाते थे। और उसके अलावा आपके जो एनजीओ है उसमें आप और क्या क्या कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के अलावा? सर, हम मंदबुद्धि वालों को रेस्क्यू करके आश्रम में छोड़ते हैं। अच्छा सर, आपने अपनी वाइफ के एक्सीडेंट के बारे में हमें बताया, वहाँ से आपको ख्याल आया, तो शुरुआत कैसे हुई आपने कि यार एक टीम बिल्ड करनी है, या फिर सोलो ही आपने शुरू कर दिया कि यार अकेला मैं खड़ा हूँ और अकेला ये काम, अच्छे काम जो है वो करूँगा? सर, स्टार्टिंग में तो अकेला ही था सर, और थे सनी अरोड़ा। अच्छा, ठीक है सर, हम दोनों ही थे। और उसके बाद में सर साथ में जुड़ते गए लड़के। अभी वर्तमान में कितने लोग हैं आपके एनजीओ में? 100 से अधिक है मेंबर। क्या बात है, क्या बात है सर। तो अभी अधिक है सर, एक्टिव वाले करीब 15 से 20 जने हैं जो एक्टिव रहते हैं एनी टाइम। जी सर। तो आप एक ग्रुप के द्वारा इसमें काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, ग्रुप के साथ चलते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो क्या क्या मुश्किलें आती है ग्रुप जोड़ने में? क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि लोग जुड़ते भी नहीं है ना ढंग से, और लोग ऐसे कहते हैं कि यार हमें इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं, कैसे मनाते हैं और कैसे अपनी टीम में उन्हें लेकर आते हैं? सर, स्टार्टिंग में सभी सैलरी मांगते हैं कि इनको जो बताए ना, बिल्कुल वो बोल रहे भाई साहब पैसे कितने मिलेंगे, किस लिए आप ये काम कर रहे हो, क्यों, समाज सेवा में क्या पड़ा है, यही बोलते हैं सभी। बाद में हम उनको बताते हैं हमने ये अच्छा काम किया है, उनको पता चलता है हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। बाद में वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक साथ में जुड़ते रहते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपने कितनी ड्राइव्स की है, कितने लोगों की हेल्प आउट की होगी अपनी ओर से, अपने एनजीओ के थ्रू? सर, करीब 5000 से ज़्यादा की। आपने बताया कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, 5000 से ज़्यादा लोगों की मदद भी कर चुके हैं। आपका एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा था जो मैंने कहीं सुना था कि आप एक बार बॉम्बे घूमने के लिए गए थे, मुंबई। तो वहाँ का थोड़ा वो किस्सा बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था, ताकि लोगों को पता चल सके। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत वहाँ काम किया था और अब इनकी ज़ुबानी आप जानेंगे। सर, हम अपने टीम के साथ गए थे बॉम्बे घूमने के लिए। ओके सर, हम कमाठीपुरा में रुके थे। सर, हम बॉम्बे घूमने के लिए गए थे, कमाठीपुरा रुके थे। वहाँ पे समुद्र के पास ना हमारे को ना एक शव मिला था, जो करीब रात को, हमारे को पता नहीं था ये शव है। हमने सोचा ऐसे सो रहा है। सर, सुबह हमारे को पता चला ये मरा पड़ा इंसान है। बाद में सर हमने लोकल पुलिस को कन्फर्म किया। बाद में पुलिस वाले बोल रहे ये इधर ही घूमता रहता है, इसके आगे पीछे कोई नहीं। हमने कहा, सर आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो, भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल। आप कंप्लेन दर्ज कीजिए। भी फैमिली वालों को वो बोल रहे, सर हम इनको काफ़ी टाइम से जानते हैं। पुलिस वाला बोल रहा, भाई साहब मैंने बहुत इसकी मदद की है, कि खाना पीना देते हैं। क्या हुआ था? सर, उसके बाद में वो बोल रहे हम अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कंप्लेन दर्ज कर ली और उसके बाद में हमने उसका अंतिम संस्कार किया था। करीब 7000 से अधिक लगा था खर्चा। ओके। खर्चे की बात की तो आप एनजीओ चला रहे हैं, इसमें आपको जो मोटा मोटी जो खर्चा, आर्थिक सहायता होती है वो कहाँ से मिलती है, और जो फंडिंग है वो कैसे आपके पास पहुँचती है? सर, ये फ्रेंड सर्किल है, कुछ ये ग्रुप के मेंबर है सर, ये करते हैं। कुछ सर मैं अपनी जेब से लगाता हूँ। अच्छा। जैसे सर मैं 25,000 से प्लस कमाता हूँ, जिसमें सर मैं 10,000 रुपये करीब लगा देता हूँ हर महीने। तो आप ये एनजीओ के अलावा और क्या ऐसा करते हैं जिससे आप खुद का जीवन यापन है वो भी कर पाते हैं और एनजीओ भी चला रहे हैं? सर, मेरे सैलून पे जॉब करता हूँ मैं। ओके। जी सर।
तो बताइए आप कैसे वो शुरू हुआ, सैलून से लेकर खुद से कैसे आप पैसे लगा रहे हैं, और उसके अलावा कैसे आप खुद की तरफ से हेल्प कर रहे हैं, और जो फंडिंग आपको कर रहे हैं उनके नाम भी थोड़ा बताएं हमें। जी सर। जी बताइए। सर पहला इंसान है सनी अरोड़ा जी। ओके। जी सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। उनको जितना बोले ना उतना कम है। उनको वो बोल रहे पहली बात वो बोल रहे मैं अकेला मदद कर दूंगा, जरूरत नहीं है किसी की। वो बोल रहे भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास है, भी किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा आता है गणेशगढ़ से 23 ML से सुनील कुमार। जी सर, उनको ही जितना बोला जाए ना उतना कम है, मतलब जितने पैसे का उनको बोल देना वो मदद के लिए तैयार रहते हैं। ओके। तो आपने सुनील कुमार बताया, और उसके अलावा एक दो और नाम जो आपको अभी फंडिंग कर रहे हैं। हाँ जी। ओके। तो बहुत सारी और भी NGOs है गंगानगर में, हम देखते हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है, आप उन्हें कहाँ देखते हैं, और जो स्वयं आपका जो भगत सिंह रेस्क्यू टीम है इसको कहाँ देखते हैं? सर बहुत अच्छे काम करते हैं वो भी। ओके। सर सभी का अलग अलग काम है, जैसे मेरा अलग काम है, उनका अलग काम है, वैसे हम सभी एक ही हैं। ओके। जैसे जिसको जिसकी जरूरत पड़े ना तैयार रहते हैं एनी टाइम। बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वही समाज सेवा के लिए। थोड़ा सा ऐसा इलेबोरेट करके, थोड़ा विधिवत तरीके से और हमें बताएं कि आप जो है, एक मैंने बीच में सुना था कि आप नशे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, तो इसमें प्रशासन आपकी क्या हेल्प कर रहा है या किस तरीके से आपकी हेल्प करता है? सर प्रशासन भी बहुत हेल्प करता है जी, बहुत बढ़िया हेल्प कर रहा है। सर हमने कैंपिंग बहुत की है नशे के खिलाफ। हाँ, कहाँ की और किस किस जगह पर? सर मेन कैंपिंग तो सर करणपुर की बताऊँ क्या? जी बताइए। सर हमने करणपुर की थी सर, वहाँ पे सर हमारे को मारने के लिए काफी लोग आ गए थे नशे के खिलाफ। सर जो नशा बेचते हैं, सर हम 5-7 जने थे, गंगानगर से गए थे, हमारी टीम के मेंबर थे। ओके। जी सर, जिसमें था सागर। ओके। सागर सर किसी से नहीं डरता सर, उसका खुद पापा जी पुलिस प्रशासन में है। ओके। सर जयपुर में है उनकी ड्यूटी। जी सर, हम साथ में थे, हम वहाँ पे नशे के खिलाफ आंदोलन करके आ रहे थे, हमारे को रोक लिया था बस स्टैंड पे। वो बोल रहे भाई साहब ये काम छोड़ दो, ये गलत काम है, ये हमारी रोजी रोटी, आप क्यों कर रहे हो यो वो। हमारे यहाँ पे पिस्टल रखी गई थी। जी सर, हमारे को काफी धमकाया था, हमारे को बोल रहा कर्णपुर आगे ना मार देंगे, यो कर देंगे वो कर देंगे। और सर हमारे को पुरानी वादी में बैन, हम जा नहीं सकते। अच्छा। जी सर, तो नशे के खिलाफ। ओके। तो इसमें प्रशासन ने आपकी कब और किस तरीके से हेल्प की जब ये आपके साथ बीता, ये घटना हुई? सर हमने बताया था प्रशासन को बताया था, वो बोल रहे सबूत क्या है। ओके। तो फिर आपकी हेल्प कैसे की प्रशासन ने उसके बाद? सर उसका कोई हेल्प नहीं हुआ है। अच्छा। हमने किया था, वो कंप्लेन लिखा दो, कौन कौन है उनके नाम बताओ। सर कुछ नहीं बनता है, नाम क्या है, सबूत होना चाहिए मेन तो। सर सरेआम बेचते हैं, सभी को पता है। कर्णपुर में से बहुत गांव है जो नशा बेचते, गांव वाले कुछ नहीं बोलते हैं। सभी को पता साथ में नशा बेचते हैं, गांव वाले कुछ नहीं बोलते हैं। मेन तो गांव वालों को आवाज उठानी चाहिए, या सरपंच को आवाज उठानी चाहिए। मेन गांव का होता है सरपंच। जब सर सरपंच जी नहीं आवाज उठाता है तो हम तो ही क्या। बिल्कुल, मेन होता है सरपंच का काम। सर सरपंच आप खुद नशे बांटता है, सरपंची वाले टाइम गोलियां बेचता है, दारू बेचता है। बिल्कुल, यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा है किसी का पर्टिकुलर इंसान का, लेकिन हाँ नाम नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कुछ जगहों पर जो है नशे का वितरण जो है वो किया जाता है, और इनका कहना है कि मना भी नहीं करते लोग कि यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे गांव में, हमारा जो युवा वर्ग है वो ख़राब हो रहा है। और सर इसके बारे में बताएं कि आप जो है ब्लड डोनेशन का आपने बताया था कि ब्लड डोनेशन हमने किया, तो ये कहाँ पर हुआ और कैसे आपने इसकी भी शुरुआत की कि यार ब्लड डोनेशन को लेकर भी हम एक अभियान चला रहे हैं? सर मैंने बताया था ना सर, मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, जब सनी अरोड़ा मिला सर, उसकी सिस्टर को ना ब्लड चाहिए था। ओके। जी सर, जब वो रात को बोल रहा था, वो बोल रहा है यार डॉक्टर बोल रहे ब्लड की जरूरत है। वो बोल रहा है मैनेज होगा कि नहीं होगा। बाद में हमने बैठे मैंने कहा यार भाई साहब करेंगे ब्लड का। तो बाद में हमारा एक दोस्त था सुनील नागर। ओके। जी सर, बाद में हमने उसको फोन किया रात को। मैंने कहा भाई साहब ये बात है, बताया। वो बोल रहा भाई साहब हो जाएगा, उसने खुद ब्लड दिया था। सर उसके कहानी बताता हूँ सर, वो ही नशे के कारण सर बर्बाद हो गया था। सर बहुत बढ़िया फैमिली थी। सर नशे के कारण सर वो गैंगवार में आ गया था शामिल। उसके बाद सर उसको केसरी सिंहपुर में गोलियां मार दी गई साथ वालों ने। ओके। और उसके अलावा कुछ बताएं क्या हुआ था, वो जो घटना थी वो कैसे हुई जो नशे के खिलाफ आप बता रहे हैं अभी,
और ब्लड डोनेशन, तो वो कैसे हुआ, वो थोड़ा सा हमें इलेबोरेट करके थोड़ा उसमें और घुस जाएं, थोड़ा बताएं कि वो क्या हुआ था वहाँ पर। जी, हम रात को ना हॉस्पिटल में थे, करीब 12:30 बजे के करीब। मैंने सुनील भैया को फ़ोन किया, भैया भी ब्लड की ज़रूरत है। भैया बोल रहा किसको ज़रूरत है? मैंने कहा यार यहीं गंगानगर में हॉस्पिटल को। भैया अपना भाई है। वो बोल रहा कौन है? मैंने कहा सनी अरोड़ा है। वो बोल रहा अरे आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं ही इधर ही हूँ। वो बोल रहा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हुआ। बोल रहा वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ पे है भाई? वो बोल रहा रहा। मैंने कहा अब तुम बताओ यार भाई साहब, सुबह आ जाना, अब मेरे को साथ में पैसे चाहिए। वो बोल रहा ठीक है भाई, दोनों एडजस्ट करवा देंगे, चलो मैं सुबह मिलता हूँ तेरे को। बाद में वो आया, उसने कुछ पैसे दिए। बाद में भी उसने मेरे को हौसला ही दिया भी बच जाएगी भाई, यहाँ से इलाज अच्छा ना हुआ तो अपने बीकानेर ले जाएंगे, जयपुर ले जाएंगे, और कहीं भी इलाज अपने ना वाइफ को बचानी है तेरी। मैंने कहा ठीक है। उसने हौसला ही दिया मेरे को, काफ़ी हौसला दिया। भी उसके सपोर्ट से ना उसने भी पैसे खूब लगाए थे मेरे, करीब 4 से 5 लाख रुपए लग गए थे हॉस्पिटल में। जब मेरे पे कर्जा ही हो गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बस सुनील भैया ने हौसला दिया। वो बोल रहे कुछ नहीं हो गया, उतर जा। वो मेरे पैसे का छोड़, मैंने और कहीं से काफ़ी उठा रखे थे। भी उस वक्त कंडीशन ऐसी थी, बिल्कुल कंडीशन भी पैसे पकड़ने पड़े। माइंड ही काम नहीं कर रहा था भी क्या करें। उसके बीच में भी मैंने गंगानगर में सैलून का काम स्टार्ट किया था। वहाँ पे कुछ बढ़िया चल गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके बता रहा था। उसके बाद समाज सेवा में हम घुस गए। भी जैसे लड़के मिलते गए उनको बताया, काफ़ी लड़के जुड़े। काफ़ी लड़के बोल रहे यार भाई साहब ये गलत काम है, यो वो, इनमें पैसे बहुत लगता है, ये पुलिस वालों का काम है, आप क्यों कर रहे हो। अलग अलग राय दे रहे थे, जिनको जैसे लगा। बोल रही है आप लोगों का काम ही नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम, आप फंस जाओगे, यो कर जाओगे, वो कर जाओगे। स्टार्टिंग में बहुत मुसीबत आई थी। भी हम नशे के खिलाफ भी आंदोलन करते थे जब घर वाले नहीं मानते थे। अब हम जैसे नशे के खिलाफ आंदोलन करते हैं ना, घर वालों को कुछ नहीं पता। मैं कोई सोशल मीडिया नहीं चलाता हूँ साथ में। अच्छा। बिल्कुल मना कर रखा है। जो मेरी मम्मी जी है, हम सोते हैं ना, वो रात को ताला लगाते हैं अंदर से, बाद में सोते हैं। गंगानगर में से माहौल बन रखा है नशे के कारण, चोरियां हो रही है बहुत ज़्यादा, बुरा हाल हो रहा है गंगानगर में नशे के कारण। तो आपने अभी वो कहानी बताई मुझे कि ब्लड की ज़रूरत थी, रात को 12:30 बजे, आपका बहुत खर्चा भी आया। हाँ, तो इसी से संबंधित एक और कहानी है बीकानेर की, जब आप वहाँ मौजूद थे, थोड़ा पुलिस प्रशासन ने भी आपको वहाँ से निकाला था, भगाया था, तो वो क्या कहानी थी, वो हमें पूरा विस्तार से बताएं। वो सर एक बिहार से लेडीज आई थी। उसका करीब 8 साल का बच्चा था। वो अपने पति को लेके आई थी। उसका पति को कैंसर हुआ था। वो करीब मेरे साइड तक वो दिल्ली में रहते थे, बिहार के थे, वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में इलाज नहीं हुआ, उसके बाद वो इधर बीकानेर ले आए। बीकानेर करीब 2.5-3 महीने रखा था। उसके पति की हो गई थी, डेथ हो गई थी। बाद में ना हम तो उनको जानते थे, मेरे फ्रेंड ने बताया था ऐसे करके यार उसकी ना अभी डेथ हो गई है। बाद में हम उनके पास गए थे। बाद में टैक्सी वाले ने करीब 25 से 30 हज़ार रुपये मांगे थे बिहार ले जाने के लिए। उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। बाद में हमने राय की थी, हमने कहा भाई अपने ना इसका अंतिम संस्कार यहीं किया जाए। बाद में हमने उसका अंतिम संस्कार किया। संस्कार करने के बाद में भी हम गए हरिद्वार। हरिद्वार में जो पंडित का काम होता है वो करवाया, बिल्कुल पूजा पाठ होती है जो अस्थियाँ भाई। बाद में उसको बिहार लेके गए, बिहार छोड़ा। बहुत खुश हुए फैमिली में, बिल्कुल गरीब थे। उनका ना एक कमरा था, कच्चा मकान था, वो गांव में रहते थे, वही आधी छत टूटी पड़ी थी। बाद में ऐसे करके जो बीकानेर में मैं अच्छे पैसे कमाता था। अच्छा। 35 से 40 हज़ार रुपये कमाता था। वहाँ भी सैलून का करता? हाँ, वहीं सैलून का काम करता था। वहाँ से मैंने पैसे मंगवाए, ऐसे करके उसका मकान ही बनवा के दिया। बहुत खुश हुए हैं। उनका आज तक फोन आता है। वो बोल रहे बेटा, उनका लड़का ही अब तो काफी बड़ा हो गया होगा। ये बात है करीब 2016-17 की बात है। अच्छा। अब उनका लड़का जवान होगा, वही बोल रहा भैया आपने बहुत मदद की हमारी। ऐसे करके बाद में हम बीकानेर आए। बाद में मैंने कहा यार ये मरा ना ऐसे भी और कहीं ना हो। बाद में हम ना पीपीएम हॉस्पिटल में गए। वहाँ डॉक्टरों से बात की। हमने कहा भाई ऐसा कोई भी हो ना, लवारी साहब वो हमारे को देना भी, हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। वो बोल रहे नहीं मेंटल है क्या, निकलो यहाँ से बाहर। कि ये काम पुलिस प्रशासन का है, कोई लवारी साहब हो तो आपको क्यों दें, आप कौन हो, क्या लगते हैं उनके। ऐसे बाद में हमने मोर्चरी वालों को मिला था, वही ऐसे बोल रहे हैं धक्के मार के भगा देते हैं, बाहर निकलो, ये काम
पुलिस प्रशासन के। बाद में वहाँ पे मैं गया था व्यास कॉलोनी थाना JNV। ओके। वहाँ पे मैंने बात की थी, थाने वालों ने वही बात धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अरे तू बच्चा है, ये काम करेगा क्या, मेंटल है क्या, मेरे को बोल रहा है, और तेरे को काम नहीं है, जा खेल। मेरे को बोल रहा है ऐसा काम नहीं होता है। तो आपने बहुत सारी ऐसे कठिनाइयाँ बहुत देखी है। मैं करीब व्यास कॉलोनी थाना 3-4 बार गया हूँ। तो उस दौरान कितने लोग थे आपके साथ? हाँ जी, उस दौरान कितने लोग थे? उस दौरान हम 2 ही बंदे थे। अच्छा, आप और एक मेरा फ्रेंड था। ओके। एक मेरा फ्रेंड था साहिल राजपूत। जी सर। उसकी एक्सीडेंट के दौरान वही एक्सपायर हो गया था। उसकी सिस्टर की हमने शादी करवाई थी। उसकी सिस्टर की शादी करवाई थी तब तो हमारे पास काफी लड़के जुड़ गए थे मदद के लिए। पैसे भी बहुत आ गया था। मैंने जिन जिन को बताया था ना, सभी ने मदद की थी। पैसे मैंने कहा यार ऐसे करके ना, अपना भाई है। माफ कीजिए, रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। गरीब बच्चों की आप शादी भी, आपका जो NGO वो उसमें जो आर्थिक सहायता होती है वो करता है और करवाता है। तो ये पहली शुरुआत वहीं से हुई थी? वहीं से हुई थी सर। उसके बाद का बताइए, कितनी आपने अभी तक शादियां करवा दी है गरीब बच्चियों की अपने NGO के थ्रू, और कहानी शुरू से और वहां तक बताइए, आगे तक बताइए। उसके बाद में हमने शादी करवाई। बाद में हमारे को आइडिया आया, हमने कहा यार समाज सेवा करनी चाहिए। सर उस वक्त मैं ही बच्चा था, मेरे को कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरे पापा जी बचपन में एक्सपायर हो गए थे। जब मेरे को याद ही नहीं है, करीब 2002 या 3 में एक्सपायर हो गए थे। मम्मी जी 2012 में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। मैं रहने वाला कर्नपुर का हूँ, इसलिए मैं बीकानेर चला गया, क्योंकि मेरे आगे पीछे लगभग कोई नहीं थे। पैसा कमाया और उड़ाया। बाद में मैं मतलब अच्छे काम में पड़ गया। मैंने कहा यार ये काम बढ़िया, भी अपने इतने पैसे तो कमा रहे हैं, अपने भी समाज सेवा किए जाए। ऐसे करके उस वक्त बच्चा बुद्धि थी, कुछ नहीं पता था भी क्या किया जाए। उसके बाद में एक और बीकानेर में हमने शादी करवाई थी। अच्छा जी सर। क्या बात है। कैसी शादी और क्या सीन था, थोड़ा बताएं वो। सर उसके फैमिली वाले थे सर। मैंने रूम ले रखा था, उनके पास में रहते थे हम। ओके जी सर। सर वो ना ऐसे घर पे हम उनका आना जाना था, वो ऐसे बात कर रहे, वो बोल रहे यार बेटी करनी पीसा को नहीं, आपा कहेंगे शादी किया करेंगे। बिल्कुल गरीब थे फैमिली वाले, वो रेंट पे रह रहे थे, के तो खर्चे आ जाएंगे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। शादी तो करे कहाँ से, शादी रख दी थी गुड़िया की। अच्छा। शादी उन्होंने रख दी, बोला लड़का बढ़िया है, अपने भी शादी रख दें। बाद उन्होंने मेरे को बोला बेटा 5,000 रुपया करके दी, काफा गुड़िया की शादी करनी। मैंने कहा आंटी जी 5,000 रुपये आपके पास कितने पड़े हैं? वो बोल रहे बेटा 20-25 हज़ार में शादी हो जाएगी। अपने का उनको बोलेंगे भी 5-7 बंदे आ जाएं। बिल्कुल। अब भी उनके पास तो 20-25 हज़ार बोले आई कहाँ से? मैंने कहा बाकी एडजस्टमेंट। वो बोल रहे बेटा बाकी पैसे देखते हैं अपने का, बेटा गहने बेच देंगे। वो ऐसे बातें कर रहे थे। बाद में मैंने ना, जैसे मेरे फ्रेंड सर्किल में थे, मैंने उनको बताया। मैंने कहा यार ऐसे करके ना अपने भी ये काम किया जाए। वो बोल रहे ठीक है भैया। बाद में सभी ना थोड़े थोड़े इकट्ठे पैसे किए थे। ओके। उस वक्त एक सुनील बिश्नोई अनोखा का बंदा है। अच्छा। उससे मैंने 10,000 रुपये पकड़े थे। अच्छा। वही अपना फ्रेंड है। ओके। वो मेरे साथ रूम में रहता था। मैंने उसको बोला भैया मेरे को 10,000 की जरूरत है। बाद में उसने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे। ऐसे करके हमने ना करीब हमारे को 20 से 25 हज़ार रुपये हमने जोड़ने का सोचा था। हो गए थे करीब 90,000 रुपये जुड़ गए थे। अच्छा। हमने ना उनको इकट्ठे करके दिए थे। मैंने कहा लो आंटी जी। बाद में हम शादी में वही थे, सब काम करवाया, अपने हाथों से करवाया साथ में। क्या बात है जी सर। ये कर्नपुर में करवाया था हमने शादी वाला। ये तीसरा किस्सा है कर्नपुर का। कर्नपुर वाला, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर। कर्नपुर में सर वही अपना फ्रेंड ही है सर, वो अपाहिज है। ओके जी सर। उसके माता पिता नहीं है, एक सिस्टर है जी सर। उसके बाद में ना वो मेरे को उसने फ़ोन किया था एक बार। ये बात है शायद तक 2022 की बात है। 22 की बात, हाँ 22 की बात है। उसने फ़ोन किया था। वो बोल रहा भैया ऐसे करके ना भी मेरे को ना कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैंने उसको बताया था मैं संगठन चलाता हूँ, NGO बनाने का सोच रहा हूँ। उस वक्त काफ़ी काम नहीं था। मैंने उसको बोला भैया मैं NGO स्टार्ट कर रहा हूँ यार, ऐसे करके ऐसे बातचीत होती रहती थी। वो बोल रहा भाई साहब यार मदद कर सकते हो, मेरी सिस्टर की करो यार, इसकी शादी करवानी है। मैंने कहा ठीक है। हमारा एक टीम का लड़का था जो कर्नपुर के गांव का था। बाद में मैंने कहा यार उससे भी बात करें। वो बोल रहा ठीक है। उससे बात की थी, उसके घर वालों से बात की थी, घर वाले मान गए। वो बोल रहे ठीक है भाई। ऐसे करके ना वही आगे गरीब था बिल्कुल ही। बाद में हम ना भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, जैसे मैंने खुद ही किए थे।
मैंने ऐसे खुद से खुद से भी जैसे काम चल रहा था उस हिसाब से मैं जोड़ रहा था। करीब मेरे पास हो गए थे 10,000 रुपये। बाद में मैंने टीम के मेंबरों को बोला था, मैंने कहा ऐसे करके ना भी अपने ना भी शादी की जाए भी लड़की एक। बाद में मैंने ना सुनील भैया को फ़ोन किया था, सुनील नागर है जो, उनको मैंने कहा यार भैया ऐसे करके ना भी गरीब बच्ची है भी उसका भाई है पाई जाए भी शादी करवाई जाए। वो बोल रहा तू कन्फर्म करके यार, कैसे बहुत से लोग होते हैं जो शादी के नाम पे ना फ्रॉड करते हैं। वो बोल रहा कन्फर्म कर। मैंने कहा भाई साहब मैं अच्छे से जानता हूँ भी अपने ना शादी करवाएंगे ना वही होंगे, ऐसे हम किसी को पैसा नहीं, बिल्कुल भी हम वही होंगे। बाद में वो बोल रहा ठीक है, वो बोल रहा आप ना मेरे को फ़ोन कर देना मैं पैसे करवा दूँ। मैंने कहा भाई साहब बताओ सर आप कितने करवा दोगे? वो बोल रहा आप बताओ कितने दूँ? मैंने कहा भाई साहब जितने आप दे सकते। तो वो बोल रहा तू कितने दे रहा है? मैंने कहा भाई साहब मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा। वो बोल रहा 10,000 रुपये मैं लगा दूंगा। ऐसे करके हमने ना पैसे इकट्ठे करके उस लड़की की शादी करवाई थी। ओके तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर, आपकी कहानियाँ सुनकर। और मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर भविष्य में भी आपका एनजीओ तरक्कियाँ करे और समाज के लिए आप ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहें। तो दोस्तों आपने आज जाना और हम सभी ने सीखा कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि एक बड़ी ठोकर लगने के बाद भी वो उठते हैं और फिर समाज के लिए एक बेहतर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए।